आप देख रहे हैं हल्ला बोल। तालिबान का दरअसल मतलब पश्तो शब्द है ये, और इसका अर्थ ही होता है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, यानी तालीम हासिल करने वाले लोग। तालिबान वही बहुसंख्यक में इसे शब्द है, लेकिन उन आतंकियों ने कह लीजिए, दहशतगर्दों ने कह लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को, ऐसे ही स्टूडेंट्स को, मासूमों को आज एक तरह से कत्लेआम करके उनकी जान ली है। पूरा पाकिस्तान शोक में है, लेकिन हिंदुस्तान भी उस दर्द को समझता है, लेकिन उसी के साथ उस दहशत को भी पहचानना होगा जो अब पाकिस्तान पर कब्जा करता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए अली साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि ठीक है, ये वक्त उंगलियां उठाने का नहीं है, इस बात का एहसास है हम सभी को, लेकिन सवाल यह है कि वही आतंक अब एक तरह से पाकिस्तान को रुला रहा है। घुटनों के बल आपकी सरकार को जो शायद किन्हीं वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, अब सेना को ही वो टारगेट कर रहे हैं, बख्शी साहब। और ये सबसे बड़ा सबक दिखाई देता है पाकिस्तान के लिए, जिस सेना ने नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर इनको खूब प्रमोट किया, अब वही वापस उनको परेशान कर रहा है। उसने ये जिहादी तंजीमें खड़ी करी है। पाकिस्तान की फौज 5.5 लाख की है, 2.5 लाख के करीब तो पाकिस्तान के अंदर आर्म्ड जिहादीज हैं। अगर आप इस तरह से शस्त्रीकरण करें अपनी आबादी का, अपनी सोसाइटी का, तो जो वेरी बेसिस ऑफ द नेशन स्टेट है, आप उसको इरोड कर रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी सोसाइटी को डी वेपनाइज करना होगा। जो कलाशनिकोव उसने बांट रखे हैं फ्रीली लाखों के हिसाब में अपनी आबादी के अंदर, खासकर अपने पाक रीजन के कबीलियों के पास, बिल्कुल वो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के लिए अब खतरा बन रहे हैं। किस प्रकार का खतरा, मेरे ख्याल आज उनको समझ आ जाना चाहिए। लेकिन यू कैनॉट हंट विद द हेयर एंड रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। आपको पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो टेररिज्म का इस्तेमाल एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बंद करे। बिल्कुल, वो ये नहीं कर सकते कि वो तालिबान को पाले और लश्कर तोयबा को भी पाले और वहां से बोले कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज बैड टेररिस्ट, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट का ये जो अभी भेदभाव कर रहे थे वो अब ओवरडेट हो चुका है। और अगर पाकिस्तान अभी नहीं समझता, स्टेट की लिस्ट में वो 10वें नंबर पे है आज के दिन। और कीमत तो वो मासूम बच्चे चुका रहे हैं। बिल्कुल बख्शी साहब, कीमत तो वो मासूम बच्चे चुका रहे हैं। हामिद मीर साहब, बच्चे, औरतें, मलाला यूसुफ जी, बिल्कुल, ना सिर्फ बच्चे, औरतें वहां की बेचारी वहां की टुका रही हैं। और ये क्या लड़ाई का तरीका है जिसमें आप मर्दों से ना लड़के आप औरतें, बच्चों और बूढ़ों से लड़ रहे हैं, मार्केट प्लेस, स्कूलों में जा के मार रहे हैं। हैवानियत इससे ज्यादा क्या उसका रूप हो सकता है। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान को अब इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वो कहां किस मोड़ पे अपने देश को ले आए। बिल्कुल, पाकिस्तान से सीधे हामिद मीर साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आपके गम में, आपके दर्द में, जिस परेशानी से वो परिवार वाले गुजर रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान शरीक है। और इसी के साथ ये भी कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान भी चाहता है कि एक स्थिर और बेहतर पाकिस्तान हो। आतंकवाद, देखिए, जब आप इस तरह के अल्फाज आज के दिन मेरे साथ इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा, तो मैं तो इस वक्त बहुत दुख में और गम में हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वक्त मुझे डिक्टेशन देने की कोई कोशिश ना करें कि पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा। पाकिस्तान समझ चुका है, और इसीलिए पाकिस्तान ने आज से 6 महीने पहले नॉर्थ वजीरिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। और उस मिलिट्री ऑपरेशन में तकरीबन हमारे 10 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए। वो 10 लाख लोग अभी तक दिसंबर की सर्दी में अपने घरों से बाहर हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशन की कामयाबी का। और कल जब फैसला किया गवर्नमेंट ने कि अब ऑपरेशन काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है और उन 10 लाख लोगों को वापस नॉर्थ वजीरिस्तान भेजना है, तो आज ये हमला हो गया है 16 दिसंबर के दिन। और इसमें बहुत से बेगुनाह बच्चे जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। आपको इस सारी बात का पता है। तो इस आज के दिन अगर इंडिया से मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई भाई अगर मुझे डिक्टेशन देने की कोशिश करेगा और मुझे ये कहेगा कि तुम्हें अब ये चीज़ समझना पड़ेगी, तो भाई मैं बहुत दुख में हूँ। मैं पहले ही समझ चुका हूँ, मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम बन चुका हूँ। तो प्लीज़ खुदा के लिए, भगवान के लिए, आज के दिन आप लोग जो हैं सिर्फ हमारा गम बांटने की कोशिश करें, हमें कोई डिक्टेशन देने की कोशिश ना करें। नहीं, डिक्टेशन देने की कोशिश नहीं थी, सिर्फ ये समझने की कोशिश थी कि पाकिस्तान में पत्रकार इस खबर को किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि अंततः उस दर्द में हम सब शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर किसी अगले दर्द का इंतजार कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मेरा वो सवाल आपसे था। आपके गम में हम सभी शरीक हैं और हम सब समझते हैं। बड़ी मेहरबानी है। बिल्कुल नहीं सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें हम आपस में।
तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ और चाहती हूँ उसी अंदाज में आप भी बात करें। जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, बहुत ज़्यादा डर और खौफ होगा वहाँ पर लोगों में। एक पत्रकार के रूप में जब आप कवर कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ही सवालात अगर करना चाहें। उदय भास्कर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, बख्शी जी भी हमारे साथ हैं और अली साहब पत्रकार हमारे साथ पाकिस्तान से भी हैं। आप सवाल भी इनसे कर सकते हैं और इसी के साथ हमें समझा भी सकते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह की अस्थिरता से इस वक्त गुजर रहा है, जो आज अपने सीने पर उसने झेला है, उससे क्या समझ में आ रहा है एक पत्रकार के रूप में आपको? देखिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी स्कूल पे हमला नहीं हुआ। ये जो टेररिस्ट हैं, ये ख्वा इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में हो, ये बेगुनाह लोगों का ऑपरेशन शुरू हुआ था तो इन्हीं तालिबान ने 300 स्कूलों को बमों से उड़ाया था। 300 स्कूल, जिनमें ज़्यादा स्कूल बच्चियों के थे। और उसके बाद इन्होंने स्वात ही में मलाला यूसुफजई पर भी हमला किया था। आज तालिबान के जिस ग्रुप ने इस अटैक की जिम्मेदारी कबूल की है, ये ग्रुप जो है इसका ताल्लुक स्वात के साथ है। इस ग्रुप का जो बेस कैंप है वो इस वक्त अफगानिस्तान का सूबा कुन्नर है। इस ग्रुप का जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद खुरासानी, उसने आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30-11 बजे जब फ़ोन कॉल की और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की, तो उसका जो हमारे मोबाइल फ़ोन नंबर्स पे जो उसका नंबर आ रहा था वो अफगानिस्तान का नंबर था। और हम सब जानते हैं और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब को भी पता है कि वो कुन्नर का जो और नूरिस्तान का इलाका है, वहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और इनका ताल्लुक नॉर्थ वजीरिस्तान से कम है, इनका ताल्लुक स्वात से ज़्यादा है। ये वही ग्रुप है जिसने मलाला यूसुफजई पर हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन की कामयाबी है और अब IDPs को वापस भेजा जा रहा था, तो उस पर भी इन्होंने रिएक्ट किया है। और आज से 6 दिन पहले जब मलाला को नोबेल पीस प्राइज़ मिला, तो उस दिन आपको पता है कि हमने आपके टीवी चैनल के साथ मिलकर लाइव ट्रांसमिशन की थी। तो जैसे ही हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म हुई थी, तो उसके थोड़ी देर बाद इसी ग्रुप के लोगों ने कॉल की हमें और थ्रेट किया और कहा कि ये जो आपकी मलाला यूसुफजई ने आज ऐलान किया है कि वो जुलाई में, अगले साल जुलाई में वापस आ रही है, तो हम इसको वापस नहीं आने देंगे और हम अटैक करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि ये जो मलाला यूसुफजई को और कैलाश सत्यार्थी साहब को जो प्राइज़ मिला और उस पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो फासले कम हुए और जो जिस तरीके से उसको पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया गया, पूरा पाकिस्तान बहुत खुश था। तो ये खुशी इनको भाई नहीं और इन्होंने हमारी खुशी को गम में तब्दील करने के लिए आज का ये अटैक किया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की इतनी बड़ी संकट की स्थिति हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी परेशानी और चिंता का सबब? देखिए, जो अभी हामिद मीर साहब ने कहा, इससे हमको जो 2 सबक लेने होंगे। पहला सबक जो मैंने अभी पिछली बार ब्रेक से जाने से पहले कहा था कि नाटो फोर्सेस के विड्रॉल के बाद जो बैलेंस ऑफ पावर की इक्वेशन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में थोड़ी चेंज होगी, उसके क्या रिपरकशंस या क्या प्रभाव भारत के ऊपर होंगे, हमें इसके बारे में बहुत सजग रखना होगा। कहीं ना कहीं ये फिर वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जैसे कि 2001 से पहले के दौर में थी, जब हमारे लिए सुरक्षा की बहुत बड़ी चुनौतियां थी। और उस दौर में याद करिए, भारत पर भी संसद का अटैक जैसे बहुत सारी घटनाएं हुई थी। दूसरा, एक पॉलिटिकल बात कहूंगा। देखिए, हमारे भी पॉलिटिशियंस को समझना होगा, जो हामिद मीर साहब ने कहा कि हम समझ चुके हैं किसी भी तरीके से हिंसा का जस्टिफिकेशन, वायलेंस का जस्टिफिकेशन किसी भी पॉलिटिकल कॉज के लिए करना कितना खतरनाक हो सकता है आगे जाकर, यह समझ में आता है। चाहे हमारे मुल्क में नक्सलाइट्स हो, नॉर्थ ईस्ट का आतंकवाद हो या जिहादी आतंकवाद हो, अगर कोई भी पार्टी या कोई भी इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट उसको जस्टिफाई करता है तो बहुत खतरनाक होता है। मैं सिर्फ एक हिस्टोरिकल उदाहरण दूंगा, इसको कैसे निप इन द बड करना चाहिए। आप याद करिए, महात्मा गांधी ने जिस दौर में हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, अंग्रेजों ने कितने जुल्म किए थे भारतीयों पर। मगर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में जब अंग्रेजों के 7-8 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था, तो गांधी जी ने पूरा मूवमेंट रोक दिया। उन्होंने कहा सही कॉज के लिए ही सही, अगर आज वायलेंस हुई है और हम उसका समर्थन करते हैं, तो कल के दिन उस कॉज का अब सब लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करेंगे और आगे जाकर यह समस्या होगी। वो हालात आज पाकिस्तान में बद से बदतर हैं और हमें भी सबक लेना होगा कि हमारे यहां उन सारी तंजीमों को कि वो किसी भी प्रकार से वायलेंस का जस्टिफिकेशन ना करें। तो एक स्ट्रेटेजिक इशू है, एक पॉलिटिकल इशू, बहुत महत्वपूर्ण। बख्शी साहब, देखिए, सबसे पहले हमीद मीर साहब हमारी पैनल पे हैं, मैं बहुत दुख का इजहार करना चाहूंगा। जो हमने देखा है वो हैवानियत की हद है।
अरे साहब, कोई लड़ना चाहता है तो वो मर्दों से लड़े। ये बच्चे, मासूम बच्चों को इस तरह से मारना, इससे ज्यादा हैवानियत की मिसाल दूसरी नहीं मिल सकती। और इसमें तो हम, और ये जो उन्होंने कहा है, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। मीर साहब, अगर हम अर्ज कर रहे थे जिसका आपने बुरा माना, हम सिर्फ इतना इजहार कर रहे थे। आपका दुख हम समझते हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों से हम ये झेल रहे। 30 साल हो गए। पंजाब में आतंकवाद का दौर हुआ था, 21,000 मारे गए हमारे सिटीजन्स, 44,000 जम्मू कश्मीर में मारे गए, और अब हमारे बड़े बड़े शहरों में ये बमों के हमले हुए हैं, और कोई 15 से 20,000 तो वहां गए। कुल मिलाकर 80,000 भारतीय जानें जा चुकी हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहां भी दर्द कितना है। और किसी को अच्छा नहीं लगता इस प्रकार की लड़ाई हो, तो सीधी लड़ाई हो, जिस तरह की एक वो सिविलाइज तरीके से हो, लेकिन ये तरीका गलत है। और ये जो दिमागी हालात इस किस्म की लड़ाई को पैदा करती हैं। बख्शी साहब जो कह रहे हैं उस पर मैं चाहती हूं कि हामिद मीर साहब आपका रिएक्शन हो। जी, मैं बिल्कुल बख्शी साहब से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान के इंडिया में 80,000 लोग मारे गए। तो इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, उसमें 80,000 लोग मारे गए। पाकिस्तान इंडिया की निस्बत बहुत छोटा देश है, लेकिन इसके बावजूद मैं बख्शी साहब को बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान में भी ये जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हुआ है, इसमें तकरीबन 50,000 लोग पाकिस्तान में भी मारे जा चुके हैं, जिसमें सिविलियंस ज़्यादा हैं और मिलिट्री की कैजुअलिटीज़ कम है। और इसमें पाकिस्तान को तकरीबन $10 अरब का नुकसान भी हुआ है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि उसमें पाकिस्तान का जो एक फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर था परवेज़ मुशर्रफ, वो डबल गेम करता रहा। उसकी डबल पॉलिसी थी। अमेरिका को कहता था कि हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी डबल गेम भी थी। उसने कुछ गुड तालिबान बनाए हुए थे, कुछ बैड तालिबान बनाए हुए थे, तो उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। इसमें इस चीज़ का एतराफ़ करने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। लेकिन अब जो पिछले 6 महीने से जो ऑपरेशन चल रहा है नॉर्थ वजीरिस्तान में, तो उसमें आप देखें कि कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं है। दोनों किस्म के तालिबान जो हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और ये बिल्कुल आप बख्शी साहब ने सही कहा कि अगर ये मर्द के बच्चे हैं तो ये मर्दों की तरह सामने आके लड़ें, लेकिन ये तो मर्द के बच्चे नहीं लग रहे। इन्होंने आज बच्चों पर हमला किया है और ये औरतों पर भी हमला करते हैं। तो औरतों पे, बच्चों पे, बेगुनाह सिविलियंस पे कहीं पे भी हमला हो तो न सिर्फ पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को मिलजुल कर मुत्हिद होकर यूनिटी के साथ इनका मुकाबला करना चाहिए। यही हिंदुस्तान का नजरिया भी है। ऐसे वक्त पर पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को आज स्कूल बैग, टिफिन, अपने बच्चों को ऐसे भेजा था स्कूल, लेकिन वो बच्चे घर वापस नहीं लौट पाए हैं। उस दर्द में हिंदुस्तान शरीक है। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये पूछेंगे कि क्या तालिबान को रोक पाना